वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम साधन कीमत समानीकरण फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरम क्या है, इस टॉपिक को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने हेक्सर-ओलिन सिद्धांत क्या है उसको डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप हेक्सर-ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हेक्सर-ओलिन सिद्धांत क्या है उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में हेक्सर-ओलिन जो सिद्धांत हैं उसकी 4 उप प्रमेय हैं, ठीक है। कोरोलरी ऑफ हेक्सर-ओलिन 4 हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो देखिए आपका हेक्सर-ओलिन सिद्धांत हो गया, उसके बाद में स्टोपलर-सैमुअल्सन प्रमेय है, एक आपका साधन कीमत समानीकरण और एक है रिबेन्स की प्रमेय, ठीक है। ये चारों एक तरह से क्या है, हेक्सर-ओलिन सिद्धांत के ही भाग हैं एक तरह से। अब साधन कीमत समानीकरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था? 1948 में प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा था कि जो साधन कीमत समानीकरण है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो हेक्सर-ओलिन सिद्धांत है उसकी एक उप प्रमेय हम कह सकते हैं। अब देखिए हेक्सर-ओलिन सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि दो देशों के बीच में अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो उस अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या कारण है? साधन संपन्नता में अंतर। साधनों की जो पूर्ति होती है वो दोनों देशों में अलग अलग होती हैं। साधनों की पूर्ति में दोनों देशों में अंतर पाया जाता है और इस वजह से क्या होता है, जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत, ठीक है, जैसे कि एक्स वस्तु हैं, वाई वस्तुएं हैं, तो इनकी कीमतों में भी एक तरह से विभिन्न देशों में की कीमतें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। वस्तुओं की कीमतों में भी अंतर पाया जाता है, ठीक है। हेक्सर-ओलिन सिद्धांत क्या कहता है कि दो देशों के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो क्यों होता है? क्योंकि दोनों देशों में जो साधन संपन्नता है, साधनों की जो उपलब्धता है, साधनों की जो पूर्ति है उसमें अंतर पाया जाता है और साधनों की उपलब्धता में अंतर के कारण क्या होता है, वस्तुओं की कीमतों में अंतर होता है। जिस देश में जो साधन पर्याप्त मात्रा में होगा, जैसे कि किसी देश में अगर श्रम पर्याप्त मात्रा में है और श्रम का प्रयोग करके अगर किसी एक्स वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है तो हेक्सर-ओलिन सिद्धांत क्या कहता है कि वस्तुओं की कीमतों में जो अंतर पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि साधनों की उपलब्धता में अंतर होता है, तो अगर किसी देश में श्रम अधिक मात्रा में पाया जाता है तो वहां पर श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो वस्तु एक्स श्रम प्रधान है उसकी कीमत क्या होगी, कम होगी। अब देखिए उन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ मान्यताएं ली थी, ठीक है, वो सारी मान्यताएं क्या होती हैं, हमारे यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। साधन कीमत समानीकरण जो सिद्धांत है वो क्या बताता है कि जब दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप क्या होगा, वस्तुओं की कीमतों में समानता पाई जाती है, लेकिन साथ साथ में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो साधन हैं उनकी कीमतों में भी समानता की प्रवृत्ति पाई जाती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार अगर दो देशों के बीच में होता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण क्या होगा, दोनों देशों में साधनों की जो कीमत है, जैसे कि श्रम की कीमत हो गई, पूंजी की कीमत हो गई, वो दोनों देशों में क्या हो जाती हैं, समान हो जाती हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, साधन कीमत समानीकरण सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है, दो देशों में उत्पादन के साधनों की कीमत समान हो जाती है। जैसे माना कि दो देश हैं ए और बी। अब ए जैसे है माना कि श्रम प्रधान है तो यहाँ पे क्या होगा, श्रम की जो प्राइस है, वेज है, वो क्या होगी, एक तरह से कम होगी। और बी देश है, ठीक है, माना कि वो पूंजी प्रधान है तो यहाँ पे क्या होगा, जो श्रम की कीमत है वो क्या होगी, अधिक होगी। तो जो साधन कीमत समानीकरण प्रमेय है वो क्या बताता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या होगा, इन दोनों साधनों की जो कीमत है, जैसे कि दोनों देशों में मजदूरी में समानता की प्रवृत्ति पाई जाएगी, इसी तरीके से पूंजी में भी समानता की प्रवृत्ति पाई जाएगी। कैसे होगा इसको आगे हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल एक तरह से साधन की
कीमत समानीकरण जो प्रमेय है वो क्या बताती हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दो देशों के बीच में जो साधनों की कीमतें हैं उसमें समानता की प्रवृत्ति पाई जाती है, समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखिए जो साधन कीमत समानीकरण प्रमेय है उसकी अजम्पशंस की हम बात कर रहे हैं, मान्यताओं की बात कर रहे हैं, तो सारी मान्यताएं जो हेक्सचर-ओलिन सिद्धांत की हैं वो सारी मान्यताएं यहाँ पे भी लागू होती हैं। कौन कौन सी मान्यताएं हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका 2x2x2 मॉडल इसको हम कहते हैं, ठीक है। हेक्सचर-ओलिन सिद्धांत क्या है, 2x2x2 मॉडल, मतलब दो देश होते हैं, दो वस्तुएं होती हैं और दो साधन होते हैं। फिर वहां पे क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, पूर्ण रोजगार पाया जाता है और उत्पादन की जो तकनीक है वो स्थिर होती हैं। फिर दो देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है वो फ्री ट्रेड होता है, ठीक है, स्वतंत्र व्यापार होता है, स्वतंत्र व्यापार। और उसके बाद में जैसे हम देखें कि दोनों देशों में साधन की जो उपलब्धता है उसमें अंतर पाया जाता है। फिर दोनों देशों में जो उत्पादन फलन होते हैं, ठीक है, मतलब किसी वस्तु के उत्पादन फलन की बात कर रहे हैं तो वो अलग अलग दोनों देशों में क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन किसी एक ही देश में उत्पादन फलन क्या होंगे, समान होंगे। फिर उपभोक्ता के जो अधिमान होते हैं, उपभोक्ताओं की जो पसंदगी होती हैं वो सभी देशों में समान होती हैं, ठीक है। ये कुछ मान्यताएं थी और इसमें एक इम्पोर्टेंट मान्यता है वो कौन सी है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं, ठीक है, जो इनपुट्स हैं वो एक देश के अंदर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है, परफेक्ट मोबाइल, पूर्णतया गतिशील होते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होते हैं, वो अगतिशील होते हैं, ठीक है। एक ये मान्यताएं भी हेक्सचर-ओलिन मॉडल की हैं और इसी मान्यताओं से, ठीक है, जो हमारी ये मान्यता है जो साधन हैं वो देश में तो गतिशील हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से क्या होता है, अगतिशील होता है और इसी वजह से क्या होता है, उत्पादन के जो साधन हैं उनकी कीमतों में समानता की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखिए हमने मान्यताएं पढ़ ली हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो हमारा सिद्धांत है, ये जो प्रमेय है साधन कीमत समानीकरण, वो किस तरीके से क्या कार्य करती हैं। तो देखिए इस प्रमेय के अनुसार कि दो देशों के बीच में अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के लिए क्या कंडीशन है, दोनों साधनों के जो सापेक्ष मूल्य हैं, ठीक है, सापेक्ष मूल्य का मतलब क्या हो गया कि जैसे पूंजी की कीमत क्या हो गई, पूंजी की कीमत आपकी हो जाती है जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई है, या दूसरा जो साधन आपका है पी के लिख दिया मैंने, ठीक है, और दूसरा आपका श्रम है, श्रम की कीमत को हम क्या ले सकते हैं, पी एल लिख सकते हैं, या वेजेस होती हैं। तो ये जो अनुपात हैं इनको हम क्या कहते हैं, सापेक्ष कीमत कहते हैं। तो दोनों देशों में ये जो साधनों की कीमतें हैं पी के इसको मैं ऐसे लिख दूं, पी के अपॉन पी एल, ठीक है, ये ए देश में पूंजी और श्रम की साधनों की कीमतों का अनुपात है और दूसरा देश मैंने ले लिया जैसे कि बी देश है, उसमें पी के अपॉन पी एल, ये बी देश है। इन दोनों देशों में ये जो साधन कीमत है उनका अनुपात क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर ये अनुपात अलग अलग हैं तभी क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। अगर हम कहें कि पी के अपॉन पी एल ए देश का जो है वो लेस देन है बी के कंपैरिजन में, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए देश है, ठीक है, ए देश एक तरह से क्या है, पूंजी प्रधान है, मतलब ए देश में पूंजी एक तरह से सस्ती है और श्रम क्या है, महंगा है, मतलब पूंजी वहां पे पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार कब होगा, जब दोनों देशों में उत्पादन के जो साधन हैं, ठीक है, उत्पादन के दोनों साधनों के जो सापेक्ष मूल्य है, जो रिलेटिव प्राइस है, वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। और जब साधनों की कीमतें अलग अलग होती हैं और दोनों देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या होगा, ये जो अंतर है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार से पी के अपॉन पी एल जो है वो ए देश का वो इक्वल हो जाएगा पी के अपॉन पी एल बी देश के, ठीक है। दोनों देशों में साधनों की जो सापेक्ष कीमतें हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से ये जो अंतर है वो समाप्त हो जाएगा और साधनों की कीमतों में समानता की प्रवृत्ति पाई जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, साधन कीमत समानीकरण। अब देखिए
अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। माना कि दो देश हैं, ठीक है, ए देश है, देश ए, और दूसरा हमने ले लिया देश बी, ठीक है। अब देखिए ए देश जो है वो क्या करता है, माना कि श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करता है। ए देश क्या है, श्रम प्रधान है, और बी देश क्या है, पूंजी प्रधान है। इसका मतलब क्या हुआ, ए देश जो है वो श्रम का प्रयोग ज्यादा करेगा। इसका मतलब श्रम अगर उस देश में, उस देश ए में अगर श्रम ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, श्रम की जो कीमत है वो क्या होती है, वेज रेट, वो क्या होगी, कम होगी। और जो पूंजी है, पूंजी की कीमत को हम कह देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। पहली बात हम समझिए कि दो देश हैं, ठीक है, ए देश है, वहां पे श्रम प्रधान वस्तु का उत्पादन होता है, और एक्स वस्तु जो है वो माना कि क्या है, श्रम प्रधान वस्तु है। अब अगर वहां पे श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो मजदूरी क्या होगी, एक तरह से कम होगी, क्योंकि श्रम जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और पूंजी कम है, इसलिए पूंजी की कीमत क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरीके से अगर हम बी देश की बात करें तो बी देश अगर पूंजी प्रधान तकनीक वाली वस्तु वाई वस्तु का उत्पादन करता है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक्स वस्तु क्या है, श्रम प्रधान है, और वाई वस्तु क्या है, पूंजी प्रधान वस्तु है। अब देश बी जो है वहां पे पूंजी पर्याप्त मात्रा में है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो वेज है, ठीक है, श्रम क्या होगा, कम होगा, तो श्रम की कीमत तो क्या होगी, ज्यादा। लेकिन देश बी पूंजी प्रधान है, इसलिए पूंजी कीमत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो एक तरह से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार से पहले की स्थिति है। अब देखिए अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा तो क्या होगा, ए देश क्या करेगा, जो श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करके एक्स वस्तु का उत्पादन करेगा, तो देश ए एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा, और बी देश क्या करेगा, वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कि जो हमारा हेक्सर-ओलिन सिद्धांत हमने पढ़ा था, या जो साधन कीमत समानीकरण सिद्धांत है, वो क्या कहता है, ए देश अगर श्रम प्रधान है तो वो क्या करेगा, श्रम प्रधान वस्तु का उत्पादन करेगा। हमने कहा कि जो एक्स वस्तु है वो श्रम प्रधान है, तो देश ए क्या करेगा, एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा, और बी देश क्या करेगा, पूंजी के उत्पादन में विशिष्टीकरण हासिल करेगा। अब देखिए अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या जरूरी है, देश ए जो है वो क्या करेगा, एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण हासिल करेगा, जिससे क्या होगा, एक्स वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो श्रमिकों का प्रयोग किया जा रहा है, श्रमिकों की जो डिमांड है वो एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर, देश ए, ठीक है, हम ले लेते हैं कि देश ए जो है वो श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करके एक्स वस्तु का उत्पादन करता है, और जब ए देश एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण हासिल करेगा तो ए देश श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग कर रहा है, तो श्रम की जो मांग है वो क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि उससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अगर निर्यात करना है उसको, तो निर्यात करने के लिए वो एक्स वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करेगा, और एक्स वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करने के लिए उसको क्या होगा, जो श्रम प्रयोग किया जा रहा है उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से क्या होगा, जो मजदूरी दर है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। ए देश श्रम प्रधान है, वहां पे मजदूरी क्या है, कम है, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो श्रम प्रधान जो एक्स वस्तु है उसका उत्पादन उस देश को ज्यादा करना पड़ेगा। उस वस्तु एक्स वस्तु का उत्पादन करने के लिए श्रम की मांग बढ़ेगी, और जब श्रम की मांग बढ़ेगी तो वेज रेट क्या होगी, बढ़ेगी, और पूंजी की जो कीमत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या हो जाएगी, एक तरह से कम हो जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर कहां पे इक्वल हो जाएगी, ए जो बी देश है वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके इक्वल हो जाएगी, और देश ए में जो मजदूरी दर में वृद्धि हो रही है वो बढ़ के बी देश में जो मजदूरी है उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ए देश श्रम प्रधान वस्तु एक्स का उत्पादन करेगा तो एक्स वस्तु की डिमांड बढ़ेगी। इसी तरीके से बी देश ले लीजिए, बी देश क्या कर रहा है, पूंजी प्रधान जो वस्तु है वाई उसका उत्पादन करता है, और वाई वस्तु के उत्पादन में वो विशिष्टीकरण हासिल करेगा। जब वाई वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो वाई वस्तु के उत्पादन में जो वो साधन प्रयोग कर रहा है,
क्या साधन प्रयोग कर रहा है वो, कैपिटल। तो कैपिटल की जो डिमांड है वो क्या होगी, बढ़ेगी। और कैपिटल की डिमांड बढ़ने से क्या होगा, जो वेज रेट है वो तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इस देश में तो कम हो रही है और इस देश में क्या हो रही है, बढ़ रही है, और फिर दोनों क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से जो वेज रेट है वो यहाँ पे तो क्या हो रही है, घट रही है, और इधर क्या हो रही है, बढ़ रही है, और फिर दोनों इस लेवल पे आ जाएगी जहां पे क्या होगी, दोनों इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जब दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप क्या होता है, साधन की जो कीमत है वो समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, श्रम प्रधान जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है उसमें वेज रेट कम होती हैं, लेकिन जब श्रम प्रधान वस्तु की मांग बढ़ती है तो वेज रेट क्या होगी, बढ़ेगी। और जो दूसरा देश है, ठीक है, बी देश, अगर वो पूंजी प्रधान वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो पूंजी प्रधान वस्तु का उत्पादन कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे जो वेज रेट है वो एक तरह से क्या होती हैं, कम होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कम है और यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे अब बढ़ेगी, फिर क्या हो जाएगी, एक तरह से इक्वल हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं साधन कीमत समानीकरण प्रमेय।